अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि आपकी आंख खुलती है तो आप खुद को एक मशीनी कमरे में मौजूद पाते हैं, लेकिन आप अपने जिस्म का एक हिस्सा भी नहीं हिला पाते और आपकी आवाज़ भी नहीं निकलती है। ऐसे में आपको सिर्फ़ एक ही ख़्याल आता है कि आप मर जाएं, जिसके बाद ही आपको इस कर्बनाक कैफ़ियत से निजात मिलेगी। दरहकीकत ये किसी फ़िल्म का सीन नहीं है, बल्कि ऐसा सच में भी हो सकता है। और ऐसा तब होता है जब आपकी सर्जरी हो रही हो और आप ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हों। हर साल किसी न किसी वजह से 30 मिलियन लोग सर्जरी करवाते हैं। ऑपरेशन से चंद लम्हे कबल डॉक्टर मरीज़ को अनस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो आराम से मरीज़ का ऑपरेशन कर सकें और मरीज़ को किसी किस्म का दर्द भी महसूस ना हो। इस दौरान मरीज़ गहरी नींद में चला जाता है और उसे किसी भी किस्म के दर्द का एहसास नहीं होता। अनस्थीसिया एहसास या बेदारी के आर्जी तौर पर महरूम होने की हालत या कैफियत को कहते हैं। इसमें फालिज, भूलने की बीमारी या बेहोशी भी शामिल हो सकती है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि सालाना 30 मिलियन लोग सर्जरी करवाते हैं, जिनमें से 30% लोग ऑपरेशन के दौरान ही होश में आ जाते हैं, जिसे अनस्थीसिया अवेयरनेस कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है और अनस्थीसिया काम कैसे करता है। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर पहुंच सके। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, जदीद दौर की सर्जरी सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि अनस्थीसिया ने तरक्की की है, क्योंकि आज से निसफ सदी कबल ऑपरेशन के दौरान या इसके बाद मरीज़ों के हलाक होने की वजह से सर्जरी की नाकामी के अलावा अनस्थीसिया का गैर मेयारी तरीक़ाकार भी था। मिसाल के तौर पर दूसरी जंग अजीम के बारे में कहा जाता है कि इसमें इतने फ़ौजी मैदान जंग में हलाक नहीं हुए जितने अस्पतालों में ऑपरेशन की वजह से मर गए हैं। इन हलाकतों की बुनियादी वजह वो अदवायात थी जो कि अनस्थीसिया के लिए इस्तेमाल की जाती थी। चूँकि उस वक़्त इन अदवायात के हवाले से इतनी तहकीक नहीं हुई थी, इसलिए इनके असरात भी इतने सूदमंद साबित नहीं हुए थे। अलबत्ता बाद में होने वाले हकीकत की बदौलत अनस्थीसिया के अमल में मुसलसल बेहतरी आती रही। प्यारे दोस्तों, अनस्थेसियोलॉजिस्ट यानी वो डॉक्टर जो मरीज़ को अनस्थीसिया देते हैं, इनकी 3 अहम जिम्मेदारियां होती हैं, जिनमें सबसे अहम ये है कि वो मरीज़ को ऑपरेशन के दौरान सुलाए रखे। दूसरी जिम्मेदारी मरीज़ को सर्जरी के दर्द से बचाना और तीसरी जिम्मेदारी मरीज़ के पट्टों को ऑपरेशन के लिए दुरुस्त हालत में तैयार रखना होता है। अनस्थेसियोलॉजिस्ट की ये जिम्मेदारियां ऑपरेशन से पहले ही शुरू हो जाती हैं और सर्जरी के अमल के बाद भी उनका किरदार ख़त्म नहीं होता। ऑपरेशन से पहले अनस्थेसियोलॉजिस्ट मरीज़ का मुकम्मल चेकअप करके सर्जरी के एतबार से अनस्थीसिया की मिकदार और नौइयत का तयन करता है। ये एक तरह नफ़ा और नुकसान का तयन होता है। कैंसर के मरीज़ों के इलाज के दौरान ऑपरेशन के अलावा दीगर मराहिल जैसा कि छोटे बच्चों की बायोप्सी, MRI या एंडोस्कोपी के अमल में भी उन्हें अनस्थीसिया की मदद ली जाती है। कुछ मरीज़ों को बेहोश करने के लिए हार्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कोई अनस्थीसिया की थोड़ी सी डोज में गहरी नींद में सो जाए। ऐसे में एक अनस्थेसियोलॉजिस्ट को ये ख्याल भी रखना होता है कि डोज ज़्यादा ना दी जाए, वरना इससे मरीज़ के नर्वस सिस्टम और जिस्म के कई हिस्सों को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन सही डोज का इस्तेमाल करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि अनस्थीसिया का डोज हर मरीज़ पर अलग काम करता है और ये सब मरीज़ के लाइफ स्टाइल पर मुनहसर करता है। उसकी नेचर कैसी है, वो क्या खाता है, इसके मशागिल क्या हैं, और इस तरह इन सब आदतों को देखते हुए एक मरीज़ के लिए अनस्थीसिया की डोज तैयार की जाती है। प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात अनस्थीसिया की डोज सही मिकदार में नहीं लगाई जाती, जिसकी वजह से मरीज़ ऑपरेशन के दौरान ही होश में आने लगता है। वो डॉक्टर की बातों को सुन सकता है, सब कुछ देख भी सकता है, लेकिन उसको दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन कई बार डॉक्टर्स को महसूस हो जाता है कि मरीज़ अनस्थीसिया के असर से बाहर आ रहा है और ऐसे में डॉक्टर्स मरीज़ को अनस्थीसिया की एक और डोज दे देते हैं ताकि मरीज़ एक बार फिर गहरी नींद सो जाए। इससे होता यह है कि मरीज़ को बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि वो कभी होश में आया भी था। इसके बरक्स कई बार मरीज़ ऑपरेशन के दौरान ही होश में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उससे शदीद दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन इस दौरान उसका जिस्म बिल्कुल बेजान होता है, हत्ता कि वो बोल भी नहीं पाता। यही वजह है कि वो दर्द तो महसूस करता है, लेकिन जिस्म बेजान हो जाने की वजह से डॉक्टर्स को कुछ बता नहीं पाता और ये किसी दर्दनाक सज़ा से कम नहीं होता। ऐसे मरीज़ कई घंटों तक दर्द को सहते रहते हैं और बाद अज़ां नफसियाती मरीज़ भी बन जाते हैं।
جس کی وجہ سے انہیں کئی کئی راتوں تک نیند نہیں آتی، انہیں برے خواب آنے لگتے ہیں، وہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں اور کئی بار خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ اسی عنوان پر امریکہ میں ایک فلم بھی بنائی گئی جسے انستھیزیا کا نام دیا گیا ہے۔ انستھیزیا کی ایک دوسری قسم اسپائنل انستھیزیا بھی ہے، جس کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے خواتین میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جیسا کہ جسم کا سن رہنا، ہڈیوں اور کمر درد کے مسائل اور کیلشیم میں کمی ہونا شامل ہے۔ اسی طرح جنرل انستھیزیا بھی اسی کی ایک قسم ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ تمام جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے اثرات سرجری والے حصے کے علاوہ باقی جسم پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ جنرل انستھیزیا دینے کی صورت میں مریض کا ذہن سو جاتا ہے اور سانس کا سسٹم اپنا کام خود نہیں کرتا، بلکہ اسے مشین کے ذریعے منسوخی تنفس دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے جگانے کے لیے پھر سے دوا دی جاتی۔ جاگنے کے بعد دماغ کا سانس کنٹرول کرنے والا سینٹر دوبارہ کام کرنے لگتا ہے اور بے ہوشی ختم ہو جاتی ہے۔ جنرل انستھیزیا جسم کے ہر حصے پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے، جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اور ہر مریض جنرل انستھیزیا کے لیے فٹ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اسپائنل انستھیزیا میں کمر کے مہرے L4-5 سے نچلا تھرڈ ایک انجیکشن کے ذریعے سلا لیا جاتا ہے۔ اس کا اثر وقتی ہوتا ہے، 4 سے 6 گھنٹوں بعد دوا جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور پھر اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ اس کے فوائد میں مریض کا بے ہوش ہونا نہ ہونا اور اس کے قدرتی تنفس کا بحال رہنا شامل ہے۔ خواتین کی بات کی جائے تو جنرل انستھیزیا کی ادویات اور خون اور سانس کے ذریعے دی جاتی ہے، جو نوزائیدہ بچے تک بھی پہنچتی ہے۔ اسی طرح ایک بچہ دنیا میں آنے سے پہلے بے ہوشی کی ادویات کا مزہ چکھ لیتا ہے، جو بہرحال غیر ضروری ہے، جبکہ اسپائنل انستھیزیا میں بچہ 100% محفوظ رہتا ہے۔ اسپائنل انستھیزیا کا طریقہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ مغربی دنیا میں بھی سیزرین سیکشن کے لیے پہلی چوائس ہے۔ مزید فائدہ یہ ہے کہ یہ طریقہ نسبتاً سستا ہے۔ رہی بات کمر درد اور ہاتھ پیر سن ہونے کی، تو اس کی وجہ اسپائنل انستھیزیا ہرگز نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انجیکشن لگنے سے نچلا دھڑ سن ہوتا ہے، تو بعد میں کمر کا اوپر والا حصہ، کندھے اور بازو اس سے متاثر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سب کچھ کی بنیادی وجہ خاتون کا ڈائٹنگ کے نام پر مناسب غذائیت سے محروم ہونا، حمل کے 9 ماہ زچگی اور رضاعت کے دوران مناسب مقدار میں متوازن غذا کا نہ لینا، اور فولاد، منرلز اور کیلشیم کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اگر آپ مطمئن ہونے کے لیے مزید دلائل یا ثبوت چاہتے ہیں تو آپ چند ایسی خواتین سے بات چیت کیجیے جن کی نارمل ڈیلیوری ہوئی اور جن کے آپریشن ہوئے۔ ایسی خواتین سے بھی گفتگو کیجیے جن کے کمر میں انجیکشن لگا، یعنی جسے اسپائنل انستھیزیا دیا گیا، اور ان خواتین سے بھی معلومات حاصل کیجیے جنہیں بے ہوش کیا گیا، یعنی جنرل انستھیزیا دیا گیا۔ یوں آپ کے تمام شکوک و شبہات کلیئر ہو جائیں گے۔ جی تو پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔